हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजीव अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज वीडियो की इस चेन में मैं आज आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक लेकर के आया हूं। जिस कल वाली वीडियो में हमने एचसीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी थी और एक उदाहरण भी आपको बताया था सिंपली। अब मैं आज आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि आपको गुणनखंड में गुणनखंड और गुणज बताया था, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। इसी तरह से यहाँ पर ये भी एचसीएफ एंड एलसीएम ही है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मैं समझता हूँ इससे पहले आप इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जान सके होंगे। एफ फॉर फैक्टर एंड एम फॉर मल्टीपल। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पुराने टॉपिक पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। फैक्टर फैक्टर का मतलब आपको बताया था गुणनखंड। उसे गुणनखंड के बारे में आपको सबसे बड़ी विशेषता बताई थी कि संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड एक होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है। एक सबसे छोटा और सेल्फ दूसरी वह संख्या स्वयं होती है। रही बात मल्टीपल की, तो मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल सेल्फ और सबसे बड़ा मल्टीपल नॉन डिफाइंड। सबसे छोटा मल्टीपल वो संख्या स्वयं होती है और सबसे बड़ा मल्टीपल है वो अपरिभाषित है, उसका मान कभी प्राप्त नहीं होता है या ना ही हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। पहला पॉइंट फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर एक, दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं। मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल संख्या स्वयं और सबसे बड़ा मल्टीपल कोई भी अपरिभाषित नहीं है। चलिए अब मैं आगे आपको बताऊँ। एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या दो संख्याओं के हम फैक्टर करते हैं और उन दोनों में से हम कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं और वो भी सबसे बड़े कॉमन फैक्टर को ही हम अपना आंसर मान लेते हैं। इसको हमने निकालने के लिए आपको दो विधियाँ बताई थी। पहली विधि थी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि थी भाग विधि, जिसको आप गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसको शुद्ध रूप में या सैद्धांतिक रूप से हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। पहली विधि क्या थी आपकी? गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करना था? आपने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने थे। दूसरी विधि भाग विधि। भाग विधि में आप छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं और शेषफल, इसमें भाग एक क्रम होता है, जो भाग शेषफल होता है, शेषफल से पुनः भाजक को विभाजित करते हैं और ये प्रक्रिया शून्य आने तक करते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिवीजन कर दिया मैंने आपका। अब आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल पे अपना फोकस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेकर के हम चलते हैं छोटा सा। पहले सिंपल, उसके बाद हम आपकी ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल में भी वही विधियां होती हैं जो एचसीएफ में हैं। यानी लघुत्तम समापवर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वही दो विधियों का उपयोग करना होगा। पहली अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी यही करना था हमको। चलिए एक उदाहरण के बतौर मैं आपको समझा रहा हूँ। दो संख्याएं दी गई हैं 10 व 15 के लासा बताओ। LCM। गुणन की परिभाषा, गुणन नहीं गुणज, गुणज की परिभाषा के अनुसार आप सभी लोग जानते होंगे कि हम क्या करेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं के गुणज लिखते हैं। 10 के गुणज कौन कौन से होंगे, इनको एक बार लिख लीजिए। और 15 के गुणज, 10 के गुणज, पहला गुणज 10, दूसरा गुणज 20, तीसरा गुणज 30, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तरह से 40, 50, 60, 70, 80 डॉट 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 डॉट। बताया था कि किसी संख्या का सबसे बड़ा
मल्टीपल होता ही नहीं है, तो हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें 15 की गुणज लिखने हैं, तो 15 का हमारा पहला गुणज होगा 15, दूसरा गुणज आपका 30, अगला गुणज 45, फिर 60, फिर 75, 75, 90, डॉट 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 डॉट। दोस्तों हमें निकालना क्या है, LSPA, लिखा हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम हो गया LCM। अब इसमें मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, 10 के भी मल्टीपल हैं, ये 15 के मल्टीपल हैं, लेकिन कॉमन मल्टीपल है तो हमारा पहला मल्टीपल कॉमन है 30, दूसरा कॉमन मल्टीपल है हमारा 60, और भी अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा अगला कॉमन मल्टीपल आता है 8। लेकिन क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो मिल गया C और M, लेकिन हमको चाहिए क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट हमारा कौन सा है, 30। तो 15, 10 और 15 का LCM हमारा कितना आ रहा है, 30। परिभाषा में दोस्तों बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, L और H। कॉमन फैक्टर में HCF महत्तम समापवर्तक में आपको सबसे बड़ी संख्या लेनी होती है, उसका नाम भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM में आपको सबसे छोटी संख्या लेनी होती है। हालांकि उसमें भी कॉमन फैक्टर एक से अधिक हो सकते हैं, और इसमें भी कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल एक से अधिक हो सकते हैं। अब मल्टीपल की चॉइस आती है तो आपके लिए छोटा सा, और इसमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा मान परिभाषित होता है तो आप सबसे छोटा मान रखेंगे, कॉमन भी होना चाहिए और सबसे लीस्ट भी होना चाहिए। चलिए अब हम LCM ज्ञात करने की हमारी जो अन्य विधियां हैं, प्रमुख 2 विधियां, हम उनको लेके चलते हैं और उनको आपको बताते हैं। मैंने बताया था गुणनखंड विधि अधिकतर किताबों में लिखा होता है, लेकिन गुणनखंड को हमने आपको पहले भी समझाया था कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अभी आप यहाँ पर जो विधि उपयोग करेंगे वो होगी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या होता है, आपको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं, और उन गुणनखंडों को ज्ञात करके सबसे पहले उनकी उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे, उसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं उनको भी साथ में लिख करके उनका गुणा ज्ञात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक किताब से कुछ संख्या लेकर के उसके उदाहरण दिला रहा हूँ, इनसे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। 48 और 72 और 84 ये 3 संख्याएं हैं दोस्तों, हमें तीनों का लासा निकालना है। क्या है, 48, 72 एवं 84, इन 3 संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, और इन 3 संख्याओं का लिख दीजिए 48, 72 और 84 का लासा। और हमारी यहाँ पर विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद 72 के, अब तो साफ आ रहा होगा, और 84 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, बताया था हमने इकाई का अंक 8, 0, 2, 4, 6 हो तो उसको 2 से ही विभाजित कर देते हैं, और 2 से विभाजित करने का मतलब होता है संख्या को आधा आधा कर दिया जाए। तो ये 48 है, इसका आधा आपका 24 हो जाएगा। इसको अगेन बार बार यही प्रक्रिया दोहराते रहिएगा, क्योंकि इकाई का अंक भी इसका भी 4 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये आपका आ रहा है 12। इसके अगला इकाई का अंक 2, 6 बार गया, 2 में 6 का 2 का भाग 6 में 3 बार गया, और ये 3 का भाग अंत में 1 आ गया, जिसका तो अभाज्य गुणनखंड पूरा हुआ। अब हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ भी प्रारंभ 2 से ही होता है, 2 72 का आधा करिए, या 2 तिया 6, 3 बार गया, और 2 6 12, एक बचा था उधर, फिर 2 से भाग देंगे तो इसका आएगा 18। अगला 2 से भाग दिया, इसका आया 9। अब 2 से भाग जा नहीं सकता, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, इसमें 3 का 1 बार भाग गया। ये रहे हमारे 72 के अभाज्य गुणनखंड। अब रहा 84 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो 84 को पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, ये आपका हो गया। फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि अंकों का योग जो है 3 और 3 का गुणज है, 2 और 1 3,
तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 सत्ते 21, और अब अंत में 7 से ही डिवाइड होगा। अब हम इनके एक कॉलम में इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं और फिर हम इनका लासा भी निकाल लेते हैं। सबसे पहली हमारी संख्या है 48, और 48 के अभाज्य गुणनखंड हैं 1 2 3 4। 2 को 4 बार लिखना है और अंत में ये रहे 2 4 बार, और अंत में आपका आ गया 3। इसके बाद आपकी संख्या है 72। 72 के अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे, 2 3 बार लिखना है और 3 को 2 बार लिखना है। तीसरी संख्या है 84। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड नोट करते हैं। क्या निकल के आए थे? 2 गुणा 2, 2 का गुणा 2 बार, फिर 3 का गुणा, उसके बाद 7 का गुणा। चलिए अब हम यहाँ पर इन तीनों के जो अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से हम क्या निकालेंगे? लासा, LCM, लासा निकाल दीजिए। तो लासा निकालते समय हमारा पहला काम होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका 2 2 तीनों संख्याओं में है, इधर भी 2 तीनों संख्याओं में है, इधर आपका 3 तीनों संख्याओं में, मैंने इनको टिक कर रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनको हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड के बाद पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 2 बचा। पहली संख्या और दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में हम देख लेते हैं, उभयनिष्ठों में आपका ऊपर 2 आ गया, ये भी आपका इन दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, और इधर आपका 2 बचा, ये दोनों 2 बचे, और 3 भी बचा आपका, इधर 3 बचा, इसमें आपका 7 बचा। अब आप इसका गुणन कीजिए और आपका लासा निकल आता है 7 या 21। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों संख्याओं में पहले हमने उभयनिष्ठ संख्याएं ले ली, उसके बाद जो संख्याएं बची थी वो सारी लिख ली। ये होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा कौन सा छूटा कौन सा नहीं छूटा। तो आप पहले जो हमने मार्क कर लिए थे वो सारे लिखे हैं। 2 बार मार्क किए गए थे, दोनों 2 बार लिख दिए। 3 तीनों में मार्क किया गया, तीनों में बचा। पहले वाले में 2 बार 2 बचे थे, वो हमने यहाँ पर नोट कर लिए। दूसरे वाले में 1 3 रह गया था, वो भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और इसमें आपका 7 रह गया था, वो भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आप इन तीनों का गुणा करिए, इन सभी का, तो आपका जो गुणा आ रहा है देखिएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 या 84 का 2 दूनी 4 या 12, 84 में 12 का गुणा कर देते हैं, 12 चौको 48 की 8 हासिल 4, और 12 अट्ठे 96, और 4 100 हो गया। ये आपकी संख्या आ गई 1008, और यही आपका उत्तर होगा। लासा 48, 72, 84, ये आपका इन दोनों का लासा आ गया। और ये थोड़ी सी जो लासा ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसमें आपको संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उन सभी के उभयनिष्ठ को पहले लिखते हुए अब शेष अभाज्य गुणनखंडों को भी लिख करके उनका जो गुणन आता है वो आपका लासा होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो HCF है वो संख्याओं से छोटा होता है, कम होता है, और LCM है वो दी गई संख्याओं से अधिक होता है। चलिए अब हम इसको भाग विधि से भी एक बार ज़रूर ज्ञात कर लेते हैं। इसके बारे में भाग विधि का भी थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखिए तो दोस्तों, भाग विधि क्या होता है, जब हमें लासा पा निकालना है और वो भी भाग विधि के माध्यम से, तो हम इन सभी संख्याओं को, जिन संख्याओं का लासा निकालना है उनको एक ही साथ गुणनखंड करते हैं उनके। जरा इस विधि को समझ लीजिएगा। हमारे सामने एक प्रश्न आ रहा है, 112 एवं 168 का लासा
कैसे निकालना है आपको? भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि में और भाग विधि में हमारा सबसे बड़ा अंतर ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि में हम अलग अलग संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, किंतु भाग विधि में हम उनके अलग अलग गुणनखंड ज्ञात नहीं करते, बल्कि एक साथ ही उनको विभाजित करने की कोशिश करते हैं। और अब इस प्रक्रिया में विभाज्यता के अनुसार एटलीस्ट दोनों में से या तीन संख्याओं में से किसी एक संख्या में अभाज्य गुणनखंड का भाग हो रहा है तो आप उस प्रक्रिया को करते रहेंगे, और जिसमें नहीं भाग जा रहा है उसको आप नीचे लिखते रहेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 112 और 168 दोनों में इकाई का अंक 2 और 8 है, तो ये संख्या हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो अब हमारा काम होता है 2 से विभाजित 112 को विभाजित करना, और बीच में कॉमा लगा देते हैं इससे ताकि ज्ञात रहे ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। 2 से भाग दिया हमने 112 में, 2 का भाग गया 112 में, 2 पंजे 10 और उशंग 12 56 बार। अब 168 में भाग देते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8। पुनः आप 2 से भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 6 है और यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो आपका यहाँ पे भाग आता है 28 और यहाँ पे भाग आता है 42। इनमें अभी भी फिर 2 से ही भाग जाएगा। ये कॉमा लगाना मत भूलिएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं, पता लगता है दोनों को मिला के एक संख्या बन गई, और हम संख्या कम होने के बाद भी हमारी संख्या और बड़ी होती चली जाती है। ये मिस्टेक होने का बहुत बड़ा कारण होता है। चलिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौकू 8। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा गौर करने वाली बात है, एक संख्या में 4 है, एक में 1 है, तो इसमें आप पहले वाली संख्या में 2 से गुणनखंड कर सकते हैं, उसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 21 से नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम विभाजन 2 से ही करेंगे, लेकिन 21 को हम पुनः नीचे वैसे ही लिख देंगे, 21 का 21 लिख देंगे, यानी कि 2 से 14 को हमने काट दिया, 2 से 14 और 21 को नहीं कटा या भाग नहीं गया तो वैसे ही लिख दिया। अब 7 में भी 2 से विभाजन नहीं होगा, 21 में भी 2 से विभाजन नहीं होगा, तो अब कौन सी संख्या इनको विभाजित कर सकती है? सबसे छोटी संख्या 3 होगी जो 21 को विभाजित करती है, लेकिन 7 को नहीं। तो हम 7 पर आने से पहले 3 से विभाजन करेंगे, और 3 से 7 नहीं कट रहा तो 7 को वहीं लिख दिया, और ये 3 का भाग 21 में 7 बार गया। अब देखिए हमारा मान सॉल्व हो गया, और 7 से दोनों ही मान विभाजित हो जाएंगे। कॉमा लगाना मत भूलिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक का कारण बन सकता है। अब हमें इनमें कॉमन गुणनखंड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन्हीं का हम अगर गुणा कर देते हैं तो ये हमारा लासा निकल आता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग विधि में इतना ही बस अंतर है जो आप नोट कर सकते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 2 को हमें 4 बार लिखना है और एक बार 3 को लिखना है, और ऐसे ही एक बार हमें 7 को लिखना है। अब हम इनका गुणा कर देते हैं। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 का 4 में गुणा कीजिएगा। 84 का 4 में गुणा कर सकते हैं आप इस तरह से, देख लीजिएगा। 84 का 4 में 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32 और 1 33। इसका आपका उत्तर आया 336। 336 में 112 से भी भाग जा रहा है और 168 से भी। ये रहा आपका लासा। चलिए दोस्तों, वहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से। और नहीं समझ, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है आप कमेंट सेक्शन में हमको इस बात को बता सकते हैं, और मैं आपकी हर संभव कोशिश करूँगा कि शंकाएँ आपकी दूर हो सकें। चलिए दोस्तों, इसके बारे में एक छोटा सा और प्रश्न मैं देख लेता हूँ। हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको भी मैं देख लेता हूँ। साधारण सा प्रश्न है, तो मैं कई तरीके से आपको बता सकता हूँ। चलिए दोस्तों, एक संख्या दी गई है 48 और 60। 48 व 60, इसका लासा और मासा हम दोनों ही ज्ञात करते हैं आपको। चलिए कैसे निकालते हैं। लासा व मासा, इससे हमारे पूर्व टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, और
नए टॉपिक को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लासा और मासा, चूँकि गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, सॉरी गलती हो माफ़ कीजिएगा, गुणनखंड विधि, इसकी कोष्टक में बीच में हम इसको अभाज्य भी लिख देते हैं। बताया था कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको अंतर हमेशा समझ में आता रहेगा, क्योंकि लासा और मासा दोनों के लिए ही ये दोनों विधियां समान हैं, केवल लास्ट अंतिम स्टेप में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही साथ हल कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हमारा काम है 48 के गुणनखंड करना। अभी तो 2 बार पिछली बार भी किए थे, वैसे ही आपका इसका भी होगा। आधा किया 48 का आधा 24, फिर 24 का आधा 12, फिर उसका बाद 6, फिर इसका आधा 3, और 3 का आधा हो नहीं सकता तो 3 के लिए 3 आ गया। और दूसरा है आपका 60, तो 60 को आप आधा कर सकते हैं, ये 30 आ रहा है, और 30 को भी आधा कर सकते हैं, 15 आ गया। 15 को आधा नहीं कर सकते, ये 3 से ही विभाजित होगा, 3 पंजे 15 और 5 स्वयं से विभाजित होगा, 5 एकम 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो हमारे हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड, अब हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, 48 और 60 के अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड को आप बराबर का निशान लगा करके संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 का गुणा 4 बार, साथ में 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी 1 बार और 4 बार, उसके बाद 3, और 60 में 2 का गुणा 2 बार, फिर 3 का गुणा, फिर 5 का गुणा। और दोस्तों यहाँ पे हमें मासा निकालना है और लासा निकालना है। चलिए हम पहले मासा ही निकाल देते हैं। आपने यहाँ पे मासा निकाला, आपका मासा आ रहा है केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 2 बार, 3 1 बार, ये तो रहे आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इनका आपका गुणन आ रहा है 3 दूनी 6 दूनी 12, पहली चीज़। और अब हम इनका लासा निकालते हैं। जब हम इनका लासा निकालते हैं तो सबसे पहला प्रक्रिया तो यही होती है कि जो हमें इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, उनको लिखते हैं। अब उभयनिष्ठ और अभाज्य गुणनखंड को मिलाइएगा, जो शेष बचता है वो भी इसमें लिखना है। 2 2 3, 2 2 3, तो यहाँ पे आपका शेष बचा है 2 2 बार, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया, 2 2 बार हो गया। दूसरे वाले पद में से 3 जा चुका है, 2 जा चुका है, ये भी 2 जा चुका है, केवल 5 अवशेष बचा था, वो भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आप देख लीजिए इनका गुणनफल क्या निकल के आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 60, दूनी 120, दूनी 240। तो आप ध्यान कीजिएगा, 48 व 60 का मासा आ रहा है 12, और लासा आ रहा है 240। ध्यान दीजिएगा, मासा जो है संख्याओं से छोटा होता है, तो ये 12 आ रहा है। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मासा महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 48 और 60 का वो फैक्टर है जो इन दोनों को विभाजित कर सकता है। ये 48 का भी फैक्टर है, 12 के बाद 48, और 60 का भी फैक्टर है, 12 पंजे 60। और ये जो है LCM 240, ये 48 का भी मल्टीपल है और 60 का भी मल्टीपल है। ये 48 पंजे 240 होता है, और 6 चौको 240, 60 चौको 240 होता है। समझ गए, मासा संख्या से कम होता है, लासा संख्या से बड़ा होता है। भाग विधि पे बताइए, तो भाग विधि पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, भाग विधि में आप लासा स्वयं निकाल सकते हैं, थोड़ा मासा पर चर्चा कर देते हैं। मासा को भाग विधि से आप ज्ञात करते हैं, मासा किसे, भाग विधि के द्वारा। क्योंकि ये कल का टॉपिक था, इसलिए आज आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो और बड़ा बन जाएगा, हम लासा भी भाग विधि से निकाल के आपको यहीं पर दिखा देते हैं। चलिए, मासा भाग विधि। अब संख्या हमारी 48 और 60 है। सबसे छोटी संख्या है हमारी यहाँ पर 48, और बड़ी संख्या है आपकी 60। 48 से 60 को विभाजित कीजिएगा, 48 की 1 बार 48 हो गया, बचा कितना 48, 60 में से 48 गया, बचा यहाँ पर 12, 10 में से तो 8 गया, 2 बचा, 5 में 4 गया 1, और जो शेषफल है वो भाजक को दोबारा से विभाजित करेगा। अब 12 का भाग दिया 48 में, तो 4 बार गया, 12 चौको 48,
और यहाँ पर परिणाम आपका शून्य आ गया, शेषफल शून्य आ गया। तो भाग विधि से भी आपका उत्तर जो आया कितना, 12 मासा। अब लासा, इसी जगह पर मैं आपको निकाल देता हूँ भाग विधि से लासा। भाग विधि से लासा ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को आप एक साथ लिखेंगे, 48 और 60 को। चलिए हम दोनों के बीच में कोमा लगाते हैं, उनको अलग अलग कर दिया गया। अब हम 2 से भाग देंगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 और 2 तिया 6, कोमा लगाइए जनाब, वरना 2430 हो जाएंगे ये। फिर आपने 2 से विभाजित किया 12 और ये आपका हो गया 15। ये फिर 2 से विभाजित नहीं होता है 15, लेकिन 12 हो रहा है, तो 2 6 12 हो गया। 15 को आपने वैसे ही दोबारा लिखा रहने दिया। फिर अगेन 2 3 या 6 और 15 आपका वैसे ही आ गया। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये आपको 5 बचा है, तो अब 5 को भी एक बार विभाजित करेंगे जब तक कि दोनों संख्याओं के उत्तर में 1 नहीं आ जाता। और अब यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अतिरिक्त भी, सिर्फ जो संख्याएं आपकी आई हैं इनका गुणनफल निकाल दीजिए, यही आपका लासा होगा। अभी चलिए यहाँ जगह है, मैं यहाँ पे आपका मान निकाल देता हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 पंजे 240। ये रहा दोस्तों आपका 48 पंजे 240, ये रहा आपका भाग विधि से लासा।